नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। तो आज अपन जो वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं, साहब ने आपको बोर्ड पे दिख ही गया होगा, ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, बुक आपके पास आ चुकी होगी। अब इतने सारे क्वेश्चंस जो 2000 प्लस क्वेश्चन है, ज़्यादा ही है इसमें, 200-300। तो इतने सारे क्वेश्चंस और वो भी मल्टीपल वैरायटी टाइप से, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी है। तो उनमें डाउट आना जेन्युइन सी चीज़ है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डीपली बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ छोटे मोटे एरर भी आ जाते होंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे स्टूडेंट को बोला है, बुक पे भी लिखा हुआ है, यदि किसी के पास कोई डाउट आए तो आप हमारे को क्या करोगे, व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दोगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे यूट्यूब या टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम पे क्विज और यूट्यूब पे सॉल्यूशन के द्वारा। उसके अलावा जो इस क्वेश्चन में 2000 है, 2000 तो नहीं है, अपने पास 327 सेक्शन है। 327 तो नहीं कह सकते पूरे अपने पास सिलेबस में है, लेकिन 300 के समथिंग जो भी सेक्शंस अपने पास है, उन सारे सेक्शंस का क्या करेंगे, एक ब्रीफ रिवीजन लेके आएंगे। किसके थ्रू? क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन में, कम से कम क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो और फैक्ट हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये सीरीज डेली रहेगी आपके पास। और जो भी डाउट, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को मेमोराइज करना। ठीक है, आपके पास बुक सबके पास होगी, आपने रिव्यू भी जाने होंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जहां पे भी होता है, कुछ एरर आते हैं तो ठीक है, उसका मिस गाइड किया जाता है। मैं मानकर चलता हूं यदि 2000 में से 5-10 क्वेश्चन में यदि एरर भी आ गया होगा, मान के चलो उसमें कोई टाइपिंग एरर आ गया होगा या उसके आंसर मिस्टेक आ गई होगी, तो वो क्या करेंगे, हम टेलीग्राम पे आपको सुधरवा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप मिसगाइड मत हो जाइएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस बुक का हमारा लक्ष्य है कि आपको मेमोराइज किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप पर दे दीजिएगा, और उससे पहले पहले हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब पर अपडेट करवा दीजिएगा। ठीक है, पहली क्लास है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। साथ आपको बस इतनी सी याद रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, आप हमारा टेस्ट सीरीज का लेवल भी जान सकते हो। अब रिजल्ट आ रहा है जिसका कि हम हमारा जो टेस्ट सीरीज का लेवल बना रहे कर रहे हैं, वो कोई भी स्टूडेंट है वो 90 प्लस जाने में उसको काफी जोर आ रहा है। ठीक है, काफी क्वेश्चन का लेवल भी है और आरपीएससी जैसा स्टैंडर्ड दिया है, तो मैं मान के चलता हूं कि इस एक्ट के अंदर भी काफी, यदि आप टू द पॉइंट पे मत रहिएगा, आप अंदर डिटेल में आप जाइएगा। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको जितने भी परिपत्र सर्कुलर है उनकी एक क्लास लगाएंगे अलग से, और जितने भी अपडेट है, मेरे पास सारा कलेक्शन आपके पास है, हमारे पास 100-150 जो सर्कुलर अधिसूचनाएं हैं उनका एक अलग से क्लास लगा के, या मैं इस यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के शुरुआत। ठीक है, आंसर भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये लागू कब हुआ था अपना, ये लागू हुआ था 15 सितंबर को। ठीक है, 11 सितंबर को क्या हुआ था, इसकी अधिसूचना आई थी, और उसके 4 दिन बाद में क्या ये लागू हो गया था। अब ये बोलता है पूरे राजस्थान में लागू है, नहीं, क्या है, छावनी क्षेत्र को छोड़ के। राजस्थान में छावनी क्या है, नसीराबाद। नसीराबाद को हाल में क्या हुआ, छावनी क्षेत्र का दर्जा हटा लिया गया है। ठीक है, अब आती है पास अपने पास, इसमें सेक्शन में कितनी सेक्शन टोटल, सॉरी इस एक्ट में 344 सेक्शन है, और इसमें शेड्यूल कितने हैं, 6 शेड्यूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये मॉडल पेपर आपके पास कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 3 के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखो, इसमें काफी चीजें हैं आपके पास, कंफ्यूजन वाली चीजें हैं कि नगरपालिका किसी को बनाते हैं तो वो उसको मर्ज करते हैं, नगरपालिका को एक क्षेत्र को दूसरे नगरपालिका क्षेत्र में मिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा कथन सही है। केवल नगरपालिका सीमाओं को संशोधित कर सकते हैं, केवल नहीं कर सकते, काफी उसमें नगरपालिका पूरा चेंज कर सकते हैं। किसी नगरपालिका को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं, संशोधित, सम्मिलित या अपवर्जित किया जा सकता। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, देखो मैं आपको इन ब्रीफ थोड़ी सी चीजें बताता हूं। एक नगरपालिका है, इस नगरपालिका में क्या होता है, एक तो कोई क्षेत्र होता है,
वो इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। दूसरा, एक नगरपालिका है, इस नगरपालिका को इसके अंदर मिला दिया जाता है। इस नगरपालिका को क्या करेंगे, अपोजिट मतलब हटा सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, मैं आपको इसमें बता देता हूं फटाफट, ठीक है। पहला क्या है, जब किसी क्षेत्र को मैं मान के चलो नगरपालिका नहीं रहती तब क्या होता है, तो उसमें दो तीन चीजें आती है। एक तो आता है इसकी निधि का, निधि में क्या होता है, वो निधि क्या होती है, राज्य सरकार के अंडर में चल जाती है, ठीक है। और अब इसका कोई आगम होता है, मान के चलो कोई टैक्स वगैरह आने वाला, कोई कुछ भी बकाया वगैरह, तो वो क्या हो जाता है, वो उस सेक्टर के लिए क्या है, भलाई के लिए काम ले लिया जाता है, ठीक है। एक होता है कि कोई नगरपालिका जैसे क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र है, और उस स्थानीय क्षेत्र को क्या कर लिया, मैं थोड़ा पेज को यहां ले लेता हूं, ठीक है। कोई ग्राम पंचायत है, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, स्थानीय क्षेत्र बोल दिया। अब इसको नगरपालिका बना दिया एनपी, ठीक है, और वापस क्या कर दिया, इसको ग्राम पंचायत बना दिया। ग्राम पंचायत बोले तो नगरपालिका को हटा दिया तो ओनली ग्राम पंचायत ही बनेगी। तो अब इसके पावर है वो किसके पास चल जाएंगे, तो इन्होंने वर्ड यूज किया स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं, ग्राम सेवक मानो या सरपंच मानो या जो भी लोकल होते हैं, अथॉरिटी होती है, उनको दे दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें आता है कि यदि कोई नगरपालिका है, एक क्षेत्र है, एक नगरपालिका से दूसरे नगरपालिका में कर रहे हैं एक क्षेत्र को, तो इसका जो भी धन वगैरह जो सारी चीजें होती है वो किसके पास आती है, तो वो क्या करता है, नगरपालिका, राज्य सरकार क्या करता है, एक से परामर्श करके दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपन और डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है कि जैसे सरपंच वगैरह, ये जो कोई नगरपालिका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उस ऑलरेडी एग्जिस्ट करी हुई नगरपालिका में कोई स्थानीय क्षेत्र मिलाया जाता है, तो वो सरपंच, पंच, वार्ड पंच, उनका क्या होता है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको सबको क्या समझा जाता है, अतिरिक्त सदस्य, ठीक है। क्योंकि उनको सरपंच को थोड़ी बना सकते हैं किसी को उसी टाइम अध्यक्ष वगैरह, तो उनको अतिरिक्त सदस्य मान लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बदली हुई नगरपालिका सीमाओं और सीमा चिन्हों को कौन स्वीकृत करता है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे अपने पास नगरपालिका तो बना दी, अब ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, आंसर भी दिख गया होगा आपके पास, ठीक है। राज्य सरकार, कलेक्टर या उसके ऑथराइज्ड अधिकारी, सीईओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर और नगरपालिका बोर्ड। ये कहना चाह रहा है जो नगरपालिका बनाई तो उसकी बाउंड्री है, उसकी सीमा चिन्ह कौन निर्धारित करेगा, तो यहां आता है कलेक्टर या उसके द्वारा ऑथराइज अधिकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई क्षेत्र दूसरी नगरपालिका में शामिल होता है तो नगरपालिका निधि का क्या हो जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको क्वेश्चन, उसका क्या होता है, दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरित कर दी जाती है। क्या करता है राज्य सरकार, परामर्श करके एक वर्ड जोड़ दिया तो वो दूसरी नगरपालिका में कर दी जाती है। वृद्ध शहरी क्षेत्र नगर निगम में प्रति व्यक्ति औसत आय 500 या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। संक्रमणित क्षेत्र है, नगरपालिका बोर्ड के लिए न्यूनतम जनसंख्या 10,000 है। लघु शहरी क्षेत्र नगर परिषद के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि एक नगरपालिका बनाने के लिए कुछ पैरामीटर दिया है कि नगरपालिका बोर्ड किसको बना सकते हैं। एक आपको याद रखना चाहिए कि नगरपालिका मतलब क्या होता है और नगरपालिका बोर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। नगरपालिका का मतलब होता है, उसमें नगर निगम भी हो सकता है, नगर परिषद भी हो सकता है और नगरपालिका बोर्ड भी हो सकता है। और नगरपालिका बोर्ड अलग होता है, नगरपालिका अलग होती है। अब इनको यदि बनाने के लिए एक पैरामीटर होता है, सरकार ने चूज किया है। क्या पैरामीटर होता है, 5 पैरामीटर होते हैं। 5 पैरामीटर क्या होते हैं, एक होता है जनसंख्या, दूसरा होता है यदि आप एग्रीकल्चर से अलग चीजों में लोग कितने लोग इंगेज है वो होता है, एक जो घनत्व डेंसिटी होता है, एक जो राजस्व स्रोत होता है या जो रेवेन्यू पर कैपिटा इनकम बोल दो उसको, वो कितनी होनी चाहिए, एक होता है उसका आर्थिक महत्व और उसका डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। उसके बारे में अपन बात करते हैं कि एक चीज और में, ठीक है। ये दे रखा है, ठीक है, ये टेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और ये आपके पास बुक में ऑलरेडी है। देखो शॉर्ट एंड स्वीट है, ये कंफ्यूज वाला हमेशा टॉपिक होता है और ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनसंख्या है, घनत्व है, जो रेवेन्यू सोर्स है, और दूसरा एग्रीकल्चर है, और ये आर्थिक महत्व, शहरी विकास जो भी होता है ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई नगर पालिका है, कोई क्षेत्र है, वो संक्रमणकालीन क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र है, सॉरी ना, ट्रांजिशन जोन है, इंग्लिश में सारा इजी होती है। ट्रांजिशन जोन है कि वो शहरीकरण हो रहा उसका, उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसका कृषि क्षेत्र कितना होना चाहिए, वो बोल रहा है 10% होगा, तो क्या बना दिया जाएगा, उसका पहला पैरामीटर है नगर पालिका बोर्ड बना दिया जाएगा। अपन ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं पहले से। नगर निगम है, उसके लिए क्या बोला है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, और परिषद के लिए 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, और नगर पालिका बोर्ड के लिए कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। घनत्व क्या होना चाहिए, 1000 नगर निगम का, 500 नगर परिषद का, और 200 है नगर पालिका बोर्ड का। अब इसका रेवेन्यू स्रोत है, इसका उल्टा कर लीजिएगा आप, ये जो 500 है ये किसका, नगर निगम का है, और 200 है नगर परिषद का, और 10 है किसका, नगर पालिका बोर्ड का। सेम ऐसे कृषि चाहे 50, 25 और 10, ठीक है। आप इनको याद करने के लिए इतना सा कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास 1000, 500 और 200 है, ये 500, 200, 10 है, इनको यहां कर लीजिएगा। ये 500 यहां पे आ गया, ये 200 यहां पे आ गया, और ये 10 है, और ये दोनों 10 है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। तो आपके पास क्या हो गया कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, ये सही है, क्योंकि इसके 500 औसत प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, 500 होनी चाहिए, और नगर पालिका बोर्ड के लिए 10,000 से ऊपर होनी चाहिए, और ये 50% नहीं है, 50% किसके लिए है, ये नगर निगम के लिए, बाकी नगर परिषद के लिए 25 है, ठीक है। यदि नगर पालिका की परिसीमाएं बदली जाती है तो लागत कौन वहन करता है, तो इसके लिए मैं सीधा सा सिंपल सी चीज होती है कि इसका लागत जो वहन करता है वो नगर पालिका ही करती है, नगर पालिका कलेक्टर को देती है, कलेक्टर बस बाद में वो सीमा चिन्ह बनाता है। तो वहां क्वेश्चन में आपके बुक में एरर है, तो आप सुधार लीजिएगा उसका आंसर। ये कलेक्टर या उसके संबंधित अधिकारी दे रखा होगा, उसका सही आंसर होगा आपके पास कि नगर पालिका कलेक्टर को देती है, कलेक्टर फिर क्या होता है, वो सीमा चिन्ह वगैरह बनाता है। तो एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आएगा नगर पालिका। यदि नगर पालिका आंसर नहीं होती है तो कलेक्टर वगैरह आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास मिल जाएगा। यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका के दायरे से बाहर हो जाता है तो संपत्ति का अधिकार किसे मिलता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया होगा कि कोई गांव है, नगर पालिका है, वो नगर पालिका क्या गांव बन जाती है, ठीक है। तो फिर वो स्थानीय क्षेत्र बन जाता है। स्थानीय क्षेत्र किसके पास आता है, सरपंच के पास आएगा। यदि उसका चेयरमैन को अध्यक्ष नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, सरपंच बनेगा। तो सरपंच के पास अथॉरिटी पास चल जाती है, ठीक है। सारे पावर जो निधि वगैरह सारा चीजें। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव होने पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता, सही बात है। किसी नगर पालिका को केवल ऐतिहासिक महत्व है के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। नहीं, ऐतिहासिक महत्व के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे पर्यटन भी होता है, और उसका जो ऐतिहासिक महत्व तो है, पर्यटन भी होता है, ऐसे सांस्कृतिक महत्व भी होता है। तो खूब सारे फैक्टर होते हैं जो क्या होता है, नगर पालिका के महत्व को बताते हैं। और औद्योगिक प्रदेश होता है, ठीक है। यह आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। मैं पेन कम चलाऊंगा और ज्यादा सा होगा, आपके पास फैक्ट वगैरह रहेंगे। देखो, गठन ने कहा औद्योगिक क्षेत्र वहां गठन नहीं हो सकता। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन में तो है, ठीक है, आपको बता दिया। अब ये तीसरी चीज बोल रही है कि इसकी जगह क्या कर सकते हैं, उन क्षेत्रों को एक विकास प्राधिकरण घोषित कर सकते हैं। और ये बोल रहे नगर पालिका कि हम जो एरिया है वहां पे कोई सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या कोई ऐसा है महत्व है, सांस्कृतिक पर्यटक महत्व है उसका, तो उस क्षेत्र में नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और हो सकता है उसको अपोजिट किए बिना भी क्या कर सकता है, विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए, ठीक है। इसमें सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में दे रखा है, देखो थोड़ा पेन में कम चलाऊंगा। यह नगर पालिका की
स्थापना एंड निगमन। ठीक है, मुझे इसमें सारा बताओगे इसके अंदर क्या क्या चीजें, नगर पालिका होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप कमेंट में सोचिएगा एक बार के लिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें नगर पालिका के जो गठन के बारे में, जो स्थापना, गठन 3 के अंदर है, स्थापना और निगमन जो कॉर्पोरेट है वो किसके अंदर है, 5 के अंदर है। तो 5 के अंदर क्या कह रही है नगर पालिका, ये कि जो संक्रमण की क्षेत्र है उसको तो हम क्या बनाएंगे, ठीक है, उसको तो हम बनाएंगे बोर्ड। सिंपल सी बात है, कोई रटने की चीज भी नहीं है। जो शहर बन रहा है, शहर बनने पे तो नगर पालिका बना रहे हैं गांव को, और छोटे शहरी क्षेत्र है उनको क्या बना देंगे हम, परिषद बना देंगे, और बड़े हैं उनको हम बना देंगे निगम। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अब इसके अंदर एक चीज और पूछी जा रही है कि जो हम बना रहे हैं तो उसके लिए नगर पालिका के पास कुछ चीजें होती है, अब क्वेश्चन में आ जाएगा वो। अब आगे बढ़ते हैं उसके लिए ना सारी चीजें। ठीक है, जब कोई क्षेत्र 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित हो तो इसे तय करने का अधिकार क्या होता है। 2 नगर पालिका क्षेत्र है, उसके बीच में यदि कोई घर है या कोई भंडार गृह है, कुछ भी मान लो XYZ कोई चीज है, ठीक है, तो जैसे नगर पालिका, ये नगर पालिका रही नगर पालिका, इसके बीच में कोई क्षेत्र हो गया, तो सरकार क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो एक को किसी को क्या करेगा, वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को या तो नगर पालिका घोषित कर सकते हैं या किसी में स्थानांतरित कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, वो क्षेत्र नगर निगम की जनसंख्या कितनी होनी, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डेंसिटी अभी मैंने आपको बता दिया था, डेंसिटी होनी चाहिए 1000। ठीक है, घनत्व 500 किसके लिए, 500 है परिषद के लिए। ठीक है, और 200 किसके होने चाहिए, ये नगर पालिका बोर्ड के लिए। सीधी सी बात है, 1000, 500 और 200, और ये तो क्या घनत्व है। आय कितनी बताई थी आपको, 500, 200 और 10। ठीक है, और कृषि जमीन क्या थी, 50, 25 और 10। निम्नलिखित में से ये, हाँ, नवनिर्मित नगरपालिका में शामिल सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों को सदस्य माना जाएगा। दूसरा, नवनिर्मित नगरपालिका में केवल एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, एक उपाध्यक्ष नहीं होता है, वो तो सारी चीजें होती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, नवनिर्मित नगरपालिका में शामिल सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों को सदस्य माना जाता है। अब ठीक है, क्या होता है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं आपको चीजों को। ये काफी कंफ्यूजन वाला है। आपके पास जो सेक्शन 3 आती है, ठीक है, सेक्शन 3 क्या कहती है, नगरपालिका का गठन। अब गठन तो आप कर रहे हो, ठीक है, जो अब हाँ गठन कर रहे हो, तो उसमें जो नगरपालिका है, जो गांव है, ग्राम पंचायत, जीपी लिख रहा हूं मैं उसको। ठीक है, ये ग्राम पंचायत है, ये 2-3 ग्राम पंचायत है, 1, 2 तरीके की। ठीक है, एक होती आंशिक। अब ये बोल रहा है कि जैसे जनसंख्या, कोई भी ग्राम पंचायत है, सिंपल यदि नगरपालिका बन रही है तो उसका जो सरपंच है वो अध्यक्ष बन जाता है, उप सरपंच है उपाध्यक्ष बन जाता है, जो वार्ड पंच होती है वो सारा क्या बन जाते हैं, वो सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाता है। यदि 2 ग्राम पंचायत आ गई तो क्या करेंगे, तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक, आधार क्या है इसका, जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, उसका सरपंच क्या बनेगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अब उसका उपाध्यक्ष कौन बनेगा, कंफ्यूजन हमेशा उपाध्यक्ष में ही रहेगा आपके। ठीक है, सोचिए। अब यहां कह रहा है कि क्या दूसरे जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच या उसका उपाध्यक्ष। ठीक है, तो यहां क्या होगा, जिसकी जनसंख्या दीती है, ठीक है, उसका सरपंच बनेगा। यहां उसका सरपंच क्या बन जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएगा। बाकी सारे क्या होंगे, उप सरपंच है या कोई भी है नगरपालिकाएं, और कोई तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी नगरपालिका है, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे। और जो आंशिक है, आंशिक दिखे जहीं पे भी वहां उसको आप कैंसिल कर दो, आंशिक का कोई कुछ नहीं बढ़ता है यहां पे। ठीक है, ये बात सिंपल सी यहां पे हो गई आपके पास। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नगर निकाय की स्थापना होने पर उसे किस प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। देखो, इसमें एक वर्ड मैंने जो दे रखा है, सामान्य मोहर और न्यायिक क्षेत्र, निगमित नाम, मुकदमा एवं करने और मुकदमा झेलने का अधिकार, मुकदमावाद। ठीक है, और शाश्वत उत्तराधिकार। तो यहां पे एक वर्ड है न्यायिक अधिकार। ठीक है, न्यायिक अधिकार मतलब इसको थोड़ा मिसप्रिंट है,
ये न्याय लड़ने का अधिकार है, एक तरीके से वाद वाला। तो इसको न्यायिक वैसा अधिकार कुछ भी नहीं होता है कि एक जुडिशियल पावर दे रहे हैं, जुडिशियल पावर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये होता है कि जो राइट्स होते हैं, ये राइट की बात कर रहा है कि उसको न्याय मतलब वाद या मुकदमा करने का एक अधिकार हो सकता है। तो क्या क्या अधिकार हो सकता है उसके पास? उसको वाद करने का मतलब कोई भी केस शूट जो होता है, किसी मुकदमा दायर करने का अधिकार हो सकता है। उसके पास सील होती है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनी होती है, तो कॉर्पोरेट कंपनी के पास क्या होती है? उसके पास मोहर सील होती है, उसका एक लाइन लिखी होती है, टेक लाइन, कि इसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा। मान के चलो जयपुर है तो जयपुर रहेगा, ऐसे जैसे होता है, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, वो एक उसका उत्तराधिकार, उत्तराधिकार मतलब एक ईयू आएगा तो दूसरा जाएगा, नहीं सॉरी दूसरा जाएगा तो एक नया ईयू आएगा, तो एक चलता रहेगा, ये एक कंटिन्यू रहेगी चीजें। आगे बढ़ते हैं अपने पास। राजस्थान सरकार समय समय पर गजट अधिसूचना द्वारा सीटों की संख्या तय करती है, ठीक है। नगर निगम में प्रतिनिधित्व केवल विधायक के सदस्यों तक सीमित होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको और बता देता हूं, इसमें काफी सारे फैक्ट अपने क्लियर हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन से। कैसे होंगे देखो, अभी आपको पता होगा सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा सीटों की संख्या तय की है। क्या किया कि 15,000 तक क्या कर दिया उन्होंने, इसकी सीटों की संख्या जो वार्डों की संख्या बोलते हैं वो क्या 20 कर दी। 20 पहले कितनी थी, मिनिमम कितनी वार्डों की संख्या 13 थी। सेक्शन 6 है, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 कह रहा है नगर पालिका की संरचना, 6 से स्ट्रक्चर संरचना, ठीक है, याद रख लो। अब संरचना के अंदर नगर पालिका क्या कह रहा है कि उसकी संरचना मतलब क्या क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो वार्ड मेंबर तो रहेंगे, अध्यक्ष वगैरह वो तो रहेंगे, कुछ लोग ऐसे होता है जो जिनका प्रतिनिधित्व होता है। क्या बोलता है? प्रतिनिधित्व है। तो ये और कुछ होते हैं इसमें क्या, मनोनीत, नाम निर्दिष्ट बोलते हैं जिसको ना। इन दोनों में फर्क है। जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो कौन होते हैं? तो उनमें 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है एमएलए, एक होता है एमपी, दोनों का होता है। तो एमएलए का कहां होता है और एमपी का कहां होता है, दो चीजें। तो ये सीधी सी कहां हो गया इसमें, एमएलए और एमपी, ठीक है। तो जो मैं आपको थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। ये जयपुर है, ठीक है। इस जयपुर में क्या है, एमएलए भी है और एमपी भी है। या क्या नगरपालिका बोर्ड भी है, या निगम भी है और परिषद भी है। अब ये बोर्ड वाला है जो एमएलए है, वो क्या करेगा, इस बोर्ड के अंदर तो क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या करेगा, वो परिषद के अंदर भी रहेगा और नगर निगम के अंदर भी रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो अब एमपी है वो, तो एमपी क्या करेगा, बोर्ड के अंदर ऊपर से नीचे तक नहीं जाएगा ना, ठीक है। वो क्या रहेगा, क्यों निगम और परिषद दोनों कहां बनती है, जिला स्तर पर बनती है, ठीक है। कोई तहसील या कोई छोटा ग्राम पंचायत तो बनती नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये एमपी नगर निगम में भी रहेगा उसका और परिषद के अंदर भी रहेगा। ये तो एक बात होगी, आपके पास समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज आते हैं अपन। अब ये बोल रहा है कि जो मनोनीत है, दूसरा आ गया मनोनीत और रिप्रेजेंटेटिव में दोनों में फर्क है। रिप्रेजेंटेटिव जो है एमएलए एमपी है, उनको आप क्या कर सकते हो, आप उनको निष्कासित नहीं कर सकते, आप उनके पर निर्हरित नहीं कर सकते, उनका आप किसी तरह का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनोनीत है, उनको आप निष्कासित भी कर सकते हो। उन पे सेक्शन जो 24 है और सेक्शन 35, ठीक है। तो ये निर्वाचन से और ये साधारण अहिर्ता, तो उसके दोनों से रिलेटेड सेक्शंस, तो इन दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको निष्कासित कर सकते हैं इन मनोनीत को, ठीक है। मनोनीत कौन कौन से होते हैं, 6, 8, 12, बोर्ड, परिषद और निगम, ठीक है। ये बात आपको आ गई। और इनमें से एक आदमी क्या होगा, दिव्यांग। क्या होगा, दिव्यांग कोई भी होगा इनके अंदर, एक चीज सिंपल सी बात होगी। अब इनको क्या कर सकते हैं, सारा हाँ मत की बात आती है। इनको क्या कर सकते हैं, ये मत नहीं दे सकते। कौन ये मनोनीत, बट जो प्रतिनिधित्व है, एमएलए एमपी, वो वोट कर सकते हैं। अब ये बोल दिया आपके बात कि एमएलए कहां दे सकता है, तो एमएलए तीनों में दे सकता है। कहां, बोर्ड,
परिषद, ठीक है, और निगम, ठीक है। और जो एमपी है, एमपी कहां दे सकता है? एमपी दो जगह दे सकता है ओनली, किसमें? परिषद और निगम में, ठीक है। मैं लिखने में थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं, आपको बस याद ज्यादा रखना है, चीजें होगी सिंपल सी। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सीधा सा आंसर क्या होगा? सीटों की संख्या तय करते हैं, सही बात है। केवल विधायिका के सदस्यों तक सीमित है? नहीं, इसमें एमपी भी होते हैं। ये आपके पास ये बुक के अंदर भी है और टेलीग्राम पे भी हमने डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। 15,000 तक क्या है? 20 है। फिर ये 15 से 25 तक ये है, और इसमें 1 लाख से ये आप इंपोर्टेंट देखो, सारी चीज याद रखने से आप ये कर सकते हो कि अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 3.5 लाख तक, कितना है? सॉरी, हाँ 25 लाख तक, सॉरी 25 लाख से 35 लाख तक। 35 लाख तक कितना है? 150, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे डाल दिया मैंने, आप देख सकते हो। इसमें सारी चीज याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे देख लो। या बीच की, जैसे 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर होता है तो क्या निगम बन जाता है? तो कितनी? 80, ठीक है। ये चीज है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों में से एक कौन होना चाहिए? दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए, मैंने बता दिया। दिव्यांग मैंने क्या बताया? 6, 8, 12, ठीक है। 6, 8, 12 याद रखना चाहिए। और मनोनीत को क्या नहीं कर सकते हैं? वो मत नहीं दे सकते, उनको बहिष्कार कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें 3-4 उनके लिए लागू है। और नगर पालिका का जो भी है संख्या है या उसका क्षेत्र है, किसके आधार पर होता है? जो भी लेटेस्ट जनगणना होती है ना, उसके आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। नगर निगम के लिए सदस्य कितने मनोनीत हो सकते हैं? ये 12। और 8 के लिए परिषद के लिए, 6 कितने बोर्ड के लिए। मनोनीत सदस्य को राज्य सरकार कभी भी हटाया जा सकता है, सही बात है। नगर निगम के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या 6 होती है? नहीं, ये कितनी होती है? निगम के लिए 12 होती है, ठीक है। तो केवल एक सही हो गया। नामांकित सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होता, सही बात, मैंने बता दिया था आपको। प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य नगर निगम में भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और कहां कर सकते हैं वो? निगम के अलावा वो कर सकते हैं कहां? परिषद के अंदर भी कर सकते हैं। और जो एमएलए वो कहां कर सकते हैं? तीनों जगह कर सकते हैं, ठीक है। नगर पालिका की संरचना में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ये एमएलए होता है, बता दिया मैंने। विशेष ज्ञान वाले जो मैंने 6, 8, 12 बताया था, वो हो सकते हैं। और एक एमपी हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब देखो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लाइन हमेशा याद रखना। नगर पालिका लिखा ओनली जब नगर पालिका लिखा हुआ होता है वहां है ना तीनों आ जाता है। जहां नगर पालिका बोर्ड लिखा हुआ आएगा ओनली वहीं ओनली क्या? जो नगर पालिका एमएलए आएगा। नगर पालिकाओं के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या किस अनुपात में होती है? ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा काफी इसमें कंफ्यूजन होती है चीजें, तो अपन इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आरक्षण कहां देख रखा है? सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। क्या बोला है इसमें आरक्षण कि एसी एसटी ओबीसी महिला, इन तीनों के बारे में भिन्न भिन्न बातें की हुई है। एसी एसटी ओबीसी, जो एसी एसटी है उनका आरक्षण क्या होगा? वो कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा, ठीक है। उनकी जनसंख्या जितनी एसी एसटी की होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? वो उस अनुपात में क्या करेंगे? उसको आरक्षण दे देंगे, सिंपल सी बात है। अब बात आ रहा ओबीसी। अब ओबीसी का ये कह रहा है कि जितनी 50% से कम पड़ रहा है, अपना एक सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही थी? 50% से ज्यादा आरक्षण जाना नहीं चाहिए। मान के चलो एसी एसटी की जो 16 या 17%, 13%, 17% है, इनका दोनों का सम्मिलित है। क्या बोला है? सम्मिलित वर्ड क्या है? एसी प्लस एसटी, इनका कुल है वो जो 50% से कम पड़ता है, उतना हम ओबीसी को क्या आरक्षण दे देंगे, ठीक है। इनका 13, 17 जो भी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे कितना परसेंट है, 16 पॉइंट कुछ भी है, और वो माइनस क्या करेंगे? 50 में से जितना कम पड़ेगा हम उसको दे देंगे। लेकिन क्या करेंगे? 21% से ज्यादा नहीं होगा। नो डाउट ओबीसी को 21% है, जेन्युइन सी चीज है, बस ये वर्ड लाइन जोड़ दी, 50% से कम और 21% से ज्यादा नहीं, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये बोल रहे हैं दूसरी बात, एक आता 70% का, आप उसमें क्या होता है? उसमें 2 लाइन जोड़ देते हैं कि 70% से अधिक नहीं हो या 70% से कम हो, सेम सी बात है। तो ये कह रहा है 70% से, जहां बुक में डायरेक्ट में जो लैंग्वेज है अधिक नहीं, अब इसको घुमा के बोल दिया 70% से कम हो, एक ही बात है, ठीक है।
तो 70% से अधिक नहीं हो तो वहां पे क्या है, ओबीसी की जो आरक्षण है वो एक बात कही है। अब दूसरा महिलाओं की बात क्या बोली है, महिलाओं में क्या बोला, आधे वर्ड यूज किया। अब 50% बोलो या आधे बनो, ठीक है। ये क्या, एक तो एससी एसटी ओबीसी है, जितना आरक्षण दे रखा उनमें से महिलाओं का आधा है, ठीक है। और जो टोटल है जिसको अनरिजर्व्ड भी गिन लिया है 100 है, ठीक है। इस 100 में भी क्या बोल दिया, आधा है। और जो एससी एसटी की आरक्षण दे रखा 50, इसका भी क्या कर दिया, आधा है। अब जो ये आधा है ना, ये आधा 100 का, उस 100 में आधे में ये आधा भी क्या है, सम्मिलित रहेगा। ये सिंपल सी एक लाइन इसमें जोड़ दी गई है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 21% से अधिक नहीं हो सकता, सही बात है। एससी एसटी की संयुक्त जनसंख्या 70% से कम होने पर कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा, ठीक है, सही बात है। ये लाइन वही बात बोल दिया कि उसमें लैंग्वेज क्या लिखी, अधिक नहीं होने पर, ये कम लिखने पर क्या होती है, एक सीट ओबीसी की रहेगी, सीधी सी बात है। महिलाओं के लिए आरक्षण 60% गलत बात है। एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें संबंधित जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुपात में होती है, ठीक है। टोटल जनसंख्या के रेशो के अंदर क्या होती है, एससी एसटी की जनसंख्या का रिजर्वेशन होता है। अब बताओ, नगरपालिका में एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के लिए 2 से अधिक सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। देखो ये क्वेश्चन कहां से आया है, अपने पास एक सेक्शन है 21A। ये क्या बोल रहा है, 21A बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, नगरपालिका सरकार के कुछ स्थान, ठीक है, कुछ स्थान वो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम युवाओं के लिए, जो क्या युवा कहां से होता है, 21 से 35 वर्ष की आयु वालों के लिए आरक्षित करेंगे। लेकिन वो कितना करेंगे, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कितना है, कितनी सीट है, उसके डिपेंड करेगा। अनरिजर्व सीट है, उनका कितनी सीट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो एक 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि सारे जो रिजर्वेशन है महिलाओं का ओबीसी का के लिए 2 से अधिक आरक्षित नहीं की जा सकती, कि ठीक है, वो स्थान है यदि जितना भी एससी एसटी ओबीसी की है उस स्थान पर, ठीक है, जो तय कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी 2 से अधिक सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। इन किनकी, इन एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं की, उस स्थान के लिए 2 से ज्यादा सीटें नहीं होगी। पहली बात होगी, 3 वर्ड बोला है, 2 से अधिक नहीं, 3 वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर, यूज याद रखना पहला। दूसरा क्या आ रहा है, 3 या 3 से कम। एक वर्ड यूज आ रहा है 5 या 5 से अधिक, ठीक है। ये 3-4 वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों क्या आ रहा है, 2 या 2 से अधिक की, ये किसके लिए बोला है, ये उनके लिए बोला है एससी एसटी ओबीसी और महिला के लिए, कि उनकी सीटें वो 2 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी हालत में। ये 3 या 3 से कम है, ठीक है। यदि एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं की सीटें या 3 या 3 से कम है, तो वहां पे क्या, एक सीट क्या करेंगे, वो निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। 3 से कम हो तो तीनों की सबकी, तो वहां एक सीट कर सकते हैं। अब दूसरी लाइन क्या बोल रहा है कि जब ये तो आती आरक्षण की बात, अब बोल रहे हैं अनरिजर्व्ड, उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि 5 या 5 से कम हो तो एक सीट कर सकते हैं वहां पे भी, किसमें, अनरिजर्व्ड में। और रिजर्व्ड में क्या कर रहा है, 3 या 3 से कम हो, ठीक है। अब बोल रहे हैं अनरिजर्व्ड में यदि 5 और 5 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो एवरी 5, प्रत्येक 5 के खंड पे क्या कर दिया गया, एक सीट कर देंगे हम, ठीक है। अब मान के चलो 16 हो गई, तो 5 5 5 3 तो हो गई, और एक बचा हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है। ये बात अपने पास रही बात इसकी। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात आपको याद आ गई होगी, 2 से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी किसी की हालत में नहीं करेंगे, 3 या 3 से कम है तो ए कर देंगे, 5 से 5 कम है तो ए कर देंगे, 5 से ज्यादा तो प्रत्येक 5 में ए कर देंगे। और उसकी 21 में क्या है, 21 से 35 साल की एज दे रखी है। राजस्थान सरकार समय समय पर गजट अधिसूचना द्वारा सीटों की संख्या तय करती है, आपने पढ़ा दिया था, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कुल सीटों की संख्या का आधा हिस्सा होती है, ठीक है।
पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों की कुछ संयुक्त जनसंख्या निर्भर करती है, ठीक है। टोटल जो एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी की जनसंख्या होती है वो 50 से माइनस करेंगे, उतना क्या रहेगा ओबीसी को मिल जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम 21 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। शायद मैं स्पीड ज्यादा बता रहा हूँ, जो भी हो आप थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन कर लीजिएगा मेरे साथ। प्रत्येक नगर पालिका में कम से कम एक सीट पिछड़े वर्गों के लिए होती है। एससी एसटी की कुल जनसंख्या 70% से अधिक होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी, सीधी सी बात है। 70% से अधिक नहीं हो तो क्या करेंगे, एक सीट दे देंगे आपको। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल जनसंख्या कुल आरक्षित स्थानों की आधा होगी। एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षित स्थान, ठीक है। ये क्या करें, ये क्वेश्चन अपन रिपीट हो चुका है, ठीक है। वार्डों की संख्या 6, ये आपके बुक के अंदर भी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बुक के अंदर क्या दे रखा है, चीजें प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे भी, ठीक है। वार्डों की कुल संख्या 6 के अनुसार तय की जाएगी, ठीक है। वार्ड में प्रतिनिधित्व केवल क्षेत्रफल के आधार पर होगा, नहीं, जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। नगर पालिका का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, नहीं, गलत बात है, 5 वर्षों का होता है। किसी वार्ड में केवल एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। एक देखो बात इसमें ना लाइन लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है, वो बाद में बताएंगे कि इसको निर्वाचक नामावली के लिए जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये जो एक बुक के अंदर लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन में थोड़ी स्टेटमेंट गलत है। कोई भी निर्वाचक है वो एक ही निर्वाचक रजिस्टर के अंदर एक बार दर्ज कर सकता है, 2 या 2 जैसी वार्ड में हो नहीं सकता, ना 2 या 2 से अधिक वार्डों में वोट दे सकता है। सारी चीजें होती है, जो 2 या 2 से अधिक सारी चीजें वो सारी क्या चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें कुछ है नहीं बताना। प्रत्येक नगर पालिका को चुनाव के लिए वार्डों में विभाजित किया जाता है और आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों का आवंटन चक्रीय क्रम में होगा, ठीक है। सीधी रोटेशन प्रतिदिन में होता है। वार्ड में विभाजन किया जाएगा। वार्डों में विभाजन किसमें है, देखो इसमें विभाजन किसमें है, जल्दी जल्दी बताओ। विभाजन है 9 में, और निर्धारण किसमें है, ठीक है, सोचो एक बार, निर्धारण है 10 में, ठीक है। विभाजन किया कैसे किया जाएगा, वो जनसंख्या का अनुपातिक जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, टोटल। और निर्धारण किया कैसे किया जाएगा, निर्धारण देखो, निर्धारण इसमें जो एक तो होगा कि जो 6 में संरचना आरक्षण दे रखा है, तो उस आरक्षण के आधार पर क्या एससी एसटी का निर्धारण कर दिया जाएगा सीटों का, ठीक है। और वो आरक्षण है जो भी है वो कैसे किया जाएगा, वो हमारे सीटों का जो नाम सीमांकन है, नंबरिंग है, वो किस साइड से दी जाएगी, वो नॉर्थ वेस्ट से दी जाएगी। ये आपको पता है सारी चीजें। अब क्या बोल रहा है, 7 दिनों के जो वार्डों का प्रारूप बनाया वो 7 दिनों के कम अवधि के लिए प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने क्या कर दिया, नगर पालिका में 9 के अंदर क्या कर दिया, सेक्शन में आपको इसको डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है भाई। सीटों की जो भी होता है वो डिवाइडेशन जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको जनसंख्या के आधार पर बढ़ा दिया, ठीक है। 10 में क्या बोला हमने, इसका क्या निर्धारण कर दिया। निर्धारण कैसे किया, जैसे एसटी ओबीसी की सीट कितनी होगी, आरक्षण जो दे रखा 6 के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमने कर देंगे, ठीक है। अब उसमें हम वार्ड दे रहे हैं, वो किधर कर रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट से कर रहे हैं, ठीक है। सीमांकन उधर से करते करते हम आ गए। अब तीसरी बात क्या रहा है कि वार्ड बना दिया हमने, प्रारूप बना दिया, हम उस प्रारूप को जनता को देंगे और जनता को क्या करेंगे, कम से कम 7 दिन का टाइम देंगे। आपको क्या कोई भी ऑब्जेक्शन होता है आप हमारे को बता दीजिएगा, ठीक है। और किस आधार पर उसका आवंटन करेंगे, वो रोटेशन पड़ती है। जैसे अपन नहीं देखते हैं सरपंच में कभी एससी एसटी ओबीसी का जो सीट आती है वो किस आधार पर होती है, वही रोटेशन के चक्रीय क्रम के अंदर आती है। नगर पालिका वाले चुनाव की प्रक्रिया का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का किसके अंदर है, आप बता दो मुझे एक बार फटाफट, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का किसके अंदर है, 11 में क्या हो गया, राज्य निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गया, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जिसके क्या होगा, जो भी चुनाव है सारा अधीक्षण है बोल दिया, उसको नियंत्रण बोल दिया, सुपरविजन करेगा, वो सारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। 12 के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया, हाँ 11 में एक चीज क्या बोली कि चुनाव है वो कहाँ कराएंगे, 6 महीने से पहले, और यदि 6 महीने से कम अवधि बची है तो क्या करेंगे, हम चुनाव नहीं करवाएंगे, सिंपल सी बात है। सेक्शन 12 क्या बोल रहा है कि जो भी हम क्या करें, नगर पालिका का जो काम है कुछ भी है तो हम किसी को प्रत्यायोजन कर सकते हैं, ठीक है। 12 में क्या दे रखा है, प्रत्यायोजन, ठीक है, प्रत्यायोजन। और प्रत्यायोजन किन को कर सकते हैं, एक तो उपचुनाव आयुक्त को कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, सचिव को कर सकते हैं, ठीक है, सचिव को कर सकते हैं, ठीक है। 2 सिंपल सी बात हो गई। 13 के अंदर आगे देखेंगे निर्वाचक नामावली के बारे में बात की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट से क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट अपना क्या है 1 और अपना 3 है वो सही हो गया। आगे आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी संचालन नियंत्रण नगर निगम आयुक्त द्वारा किया जा सकता है, गलत बात है, ठीक है।
राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का निर्वहन राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया जाता है, ठीक है? नहीं, इसमें कौन किया जाता है? सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन सचिव के माध्यम से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बात है। अब सीईओ कहां पे, कौन से है? सीईओ है सिलेक्शन सेक्शन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी 16 के अंदर। 17 के अंदर क्या है? देखो याद करो आप, 16 और 17 में, 16 में तो है सीईओ, 17 में है डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, है ना, जो कलेक्टर होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी हो गया, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार की परामर्श से क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अहर्ता की तारीख वह तारीख है जो उस वर्ष का पहला दिन होता है जिसमें निर्वाचन नामावली तैयारी किया जाता है। तो जनवरी का यह पहला दिन होता है। कौन सी? जनवरी का पहला दिन। यह किसमें? निर्वाचन नामावली, निर्वाचक ये सेक्शन 13 के अंदर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये? कोई व्यक्ति केवल एक वार्ड में पंजीकृत हो सकता है। निर्वाचन नामावली में 2 या पंजीकृत अनुमति है, नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आंसर बता रहा हूं इसका सीधा सीधा। तो ये दोनों आंसर, ये पहला आंसर गलत, तीसरा आंसर गलत हो गया। निर्वाचक नामावली में क्या बोल रहा है कि वो 18 वर्ष का होना चाहिए, और दूसरा क्या बोल रहा है वो 2 से 1 से ज्यादा किसी में रजिस्टर नहीं हो सकता, और जो अहर्ता दिवस है वो क्या? जनवरी का पहला दिवस होता है। ये 3-4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण, संशोधन या किसी प्रविष्टि के समावेशन, अपवर्जन से संबंधित कोई झूठी घोषणा करता है तो उसका जुर्माना क्या होगा? तो ये सेक्शन किसमें? एक तरीके से बोले तो मिथ्या घोषणा, ठीक है। किसके बारे में? 2 चीज आएगी आपके। एक है मिथ्या घोषणा, एक तो आएगी सेक्शन 15 के अंदर, ठीक है। एक सेक्शन 20 के अंदर बोल रहा है, उसके अंदर भी कोई पनिशमेंट है, ठीक है। तो यह दोनों पनिशमेंट क्या है? जो मिथ्या घोषणा करता है किसके बारे में? जो निर्वाचन नामावली में यदि कोई बात गलत बताता है, सूचना देता है उसको जोड़ने हटाने करने के लिए कोई व्यक्ति, तो वो क्या करेगा? धारा सेक्शन 15 के अंदर 2000 का जुर्माना और 1 वर्ष का कारावास, या दोनों अधिकतम। तो इसमें क्या है? तीनों है। 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना है, और जो 1 वर्ष का है कारावास है। अब सेक्शन 20 के अंदर आते हैं। सेक्शन 20 में भी सेम यही चीज है, वहां 3 महीने से क्या है? 2 ईयर तक है, ठीक है, जुर्माना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन बारे। निर्वाचक नामावली आपको बता दी सेक्शन 13 के अंदर है, और सेक्शन 14 के अंदर क्या है? सेक्शन 14 के अंदर, सेक्शन 14 के अंदर है कि यदि वो निर्वाचक नामावली है उसे निर्हित मतलब है उसमें से यदि कौन उसके लिए अयोग्य है, वो बात की हुई है। तो कौन कौन से? एक तो भारत का नागरिक है, यदि वो नहीं है तो वो है। एक बोल रहा है कि जो सक्षम मतलब विकृचित, जो अनसाउंड माइंड की यूज किया है, ठीक है, उसको विकृचित बोल सकते हो ना, अनसाउंड माइंड। यदि किसी कोर्ट ने या बोला है कि वो अनसाउंड माइंड है या दिवाले जो पागल वगैरह जो भी कुछ भी है, तो वो नहीं करेगा। तीसरी चीज है कि यदि किसी ने भ्रष्ट आचरण या किसी वजह से इसको क्या है कि मतदान के लिए यदि उसको कोर्ट ने, है ना, मतलब अपराध या जो भी उसने किया है, निर्हित किया है मतदान के लिए, तो भी क्या होगा? निर्वाचन नामावली के अंदर वो नहीं होगा। 15 के अंदर मिथ्या घोषणा है। 16 के अंदर मैंने बता दिया, 16 के अंदर आपके पास सीईओ है, और 17 में क्या है? डीईओ। दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किससे पूछता है? राज्य सरकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बता दिया आपको, 16 के अंदर सीईओ है, और राज्य सरकार की परामर्श से क्या करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। अब यदि बुक में है तो करेक्शन आप भी कर सकते हो। प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, सही बात है। प्रत्येक जिले में एक नहीं, केवल यदि यहाँ स्टेट में आता है केवल एक नहीं, एक जिले में कितने भी डीओ हो सकते हैं, और उनका क्षेत्राधिकार है क्या? अलग अलग हो सकता है निर्वाचन आयोग, और सबको अलग अलग जोन दे सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति केवल राज्य सरकार करती है? नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करती है। किसके? राज्य सरकार से पूछकर, परामर्श करके। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का अधिकारी होते हैं, ऑब्वियसली सही बात है। तो ये क्या करते हैं? निर्वाचन नियुक्ति कौन करती है इसकी? राज्य सरकार ने। निर्वाचन आयोग है वो राज्य सरकार से पूछ के करती है, मतलब पूछ के क्या, परमिशन से जो भी होती है।
किस अधिकारी के आदेश पर निर्वाचन कार्यों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है? क्या है? जो मैंने बोला था कि जो स्टाफ है 18 के अंदर है ना, सेक्शन 18 के अंदर है, वो भी ठीक है। सेक्शन 18 क्या बोलती है? ये बोल रही है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा रिटर्निंग ऑफिसर है, शायद थोड़ा सा वर्ड सही नहीं लिख पा रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर है। उसकी सहायता के लिए क्या करेगा? आप स्टाफ अवेलेबल कीजिएगा, जो भी मान के चलो वहां का स्थानीय प्राधिकारी है, प्राधिकार की बात कर दी, या जो संस्थाएं हैं वहां की स्थानीय प्राधिकार संस्थाएं, वो क्या करेगी? जो भी स्टाफ है वो क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे होता है मशीनरी सारी सारी क्या लग जाती है इलेक्शन के अंदर, उस स्टाफ में डेलीगेशन के स्टाफ में हो जाता है। अब ये तो हो गए 18। वो 19 में क्या बोल रहा है? फिर 19 में बोल रहा है कि ये जो भी कंट्रोल है इनका, वो कौन करेगा? वो निर्वाचन आयोग ही करेगा, उसके कंट्रोल में रहेंगे। अब 20 की बात कर दी, 20 के बारे में आगे बात करेंगे अपन। अभी मैंने बताया था 20 के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध कराता। सही बात है, निर्वाचन करते हुए उल्लंघन करने पर 1000 से 2000 तक जुर्माना हो सकता है। सभी अधिकारियों और स्टाफ की प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रखी जाती है। तो ये क्या है? सही बात है, सब जगह की क्या की बात की इन्होंने कि स्टाफ है वो अवेलेबल होगा। किसमें बात बोल दी? पहली सेक्शन, ये सेक्शन बात 18 में बोल दी, और जुर्माना की बात कर दी। अब देखो 15 के अंदर क्या थी? मिथ्या घोषणा किया, निर्वाचन नामावली में जो भी आपकी झूठी घोषणा की या मिथ्या घोषणा की थी होगी। अब 20 के अंदर क्या बोल रहा है? 20 के अंदर कोई अधिकारी यदि कोई गलत बात करता है, ठीक है, तो उसके लिए जुर्माना है। वो कितना जुर्माना? 1000 से 2000, और उसके अंदर कितना? 2000 से 5000। ये 1000 से 2000 में खत्म हो जाता है, किसमें? 20 में। और 15 के अंदर क्या हो रहा है? वो 5000 आ रहा है, ठीक है। ये 5 से 5000 याद रख लेना। कहां से? 2000 से स्टार्ट होता है, ये 2000 पे खत्म हो जाता है। यहां साल कितना रहेगा? 3 महीने की बात करेंगे ना, ठीक, 3 महीने से 2 साल तक होती बात, ठीक है। ये बात इसमें कर रखी है। सभी अधिकारियों और स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर राज्य निर्वाचन में रखा जाता है। तो ये बात किसमें कर दी? कंट्रोल में रहेंगे, सेक्शन 19 के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। निर्वाचन करते हुए उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा क्या है? न्यूनतम बता दी मैंने, 3 महीने, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बता दी मैंने बात। जिला निर्वाचन ये अपन ने बात सारी कर ली थी, ये स्टेटमेंट अपना हो गया। सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है, ओके। अब आगे बात बोल रहा है, परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं करता हो तो ठीक है, शौचालय 3 दीवार वगैरह होती है। सेक्शन 21 के बारे में क्या बोल रहा है? ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्या बोल रहा है कि वो 21 साल का होना चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए। शौचालय का अर्थ होता है छत, दीवार, 3 दीवारें होनी चाहिए। एक शैक्षिक जो चीज जोड़ी थी वो हटा दी गई थी, ठीक है। और ये शौचालय वाला कब जोड़ा गया था? 2015 के अंदर जोड़ा हुआ था। 21 एक अंदर क्या है? कुछ स्थानों के लिए, विशिष्ट स्थानों के लिए, ठीक है। 21 एक अंदर है, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसने एक से अधिक वार्ड के लिए नामांकन दायर किया है वह अपनी अतिरिक्त उम्मीदवारी वापस कितने बजे से ले सकता है? अंतिम तारीख की 3 बजे से पहले पहले क्या कर सकता है? वो ये अपना नामांकन वापस ले सकता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? 21A में क्या है? तो अपन देख ली स्थानों। 22 में 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है कि जो व्यक्ति है वो एक से अधिक वार्डों पे लड़ रहा है तो उसके निर्बंध या जो भी उसके बाउंडेशन है, निर्बंधन, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि आपने एक से अधिक लिए तो आप 3 बजे से पहले पहले आप ले लीजिएगा। यदि आपने नहीं लिया 3 बजे से पहले पहले तो आप क्या करोगे? अभी सभी वार्डों से हम मान लेंगे कि आपने निर्वाचन वापस ले लिया है, तो आपका सारा खत्म हो जाएगा मामला। अब ये बोल रहा है सेक्शन 23 के अंदर, 23 के अंदर क्या बोल रहा है कि आप यदि किसी आपका चुनाव प्रतिनिधि या उसका कोई अपॉइंटमेंट जो होता है, व्यक्ति होता है, कोई भी होता है, मान के चलो उससे रिलेटेड, वो किसी ध्वनि में, होर्डिंग्स वगैरह, बैनर वगैरह में, किसी वगैरह में, तो उसका वो जो चीज़ें होती है उसमें जो राज्य सरकार होती है वो प्रतिबंध लगाती है, उसका यदि उन्होंने उल्लंघन किया है तो क्या कर सकते हैं? वो 5000 का जुर्माना कर सकते हैं। तो ये 5000 है, 10,000 नहीं है, ठीक है।
ठीक है, ये अपना पास हो गया। अब उसके पास दूसरा दंड क्या दिया जाता है, उसका दूसरा दंड ये दिया जाता है, उसको 6 वर्ष के लिए क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे। ये 6 वर्ष में देखो और कहाँ कर रहे हैं, 6 वर्ष में अपन सेक्शन 35 के अंदर भी 6 वर्ष के लिए निर्बंधित कर सकते हैं। एक सेक्शन शायद 43 या 41 है, वहां पे भी क्या कर रहे हैं, 6 साल के डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 जगह है, आप कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये अपना पास खत्म हो गया।